हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द मार्कर। तो हम लोग आज करने वाले हैं नीट 2025 के लिए वन शॉट में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड आता है वो दो अलग अलग टर्म्स से मिलकर बना होता है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। तो बायो एंड टेक्नोलॉजी मीन्स हम कहीं ना कहीं बायोलॉजी या किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विथ टेक्नोलॉजी और कुछ नया बना रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ हो रहा है। जैसे हम जब दही जमाते हैं तो दही में क्या करते हैं, हम ऑलरेडी जो हमारा ऑलरेडी जमा हुआ दही रहता है पुराना, उसमें से 1 चम्मच लेते हैं, ठीक है, कर्ड, और उसको हम ऐड करते हैं मिल्क में जो रूम टेम्परेचर पर रहता है, उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। वहाँ हम क्या है ऐड कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस हम ऐड कर रहे हैं उनमें। अब लैक्टोबैसिलस को हम एक रॉ मटेरियल दे रहे हैं जो कि होता है लैक्टोज, मिल्क में है, उसको हम एक वार्म टेम्परेचर दे रहे हैं और वहाँ पर हम अलाउ कर रहे हैं कि वो ग्रो करे। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा हमारा कर्ड बनता जाएगा। ये एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आता था जो हम ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं। एक नया टाइप का मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल होता है, जैसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी जब बनाते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन लैब में करवा देते हैं। स्पर्म एंड एग का हम जब जाइगोट बना रहे हैं फर्टिलाइजेशन करके, हम वो लैब में बना रहे हैं, बाद में हम यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो दैट इज़ अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल। तो बायोटेक्नोलॉजी के मल्टीपल यूजेस हैं। अब हम समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को एक्चुअली में डिफाइन कैसे किया गया। तो बायोटेक्नोलॉजी को बोला गया है कि कभी भी हम एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, उसके किसी डीएनए में ऑल्टरेशंस कर रहे हैं, उसके सेल्स में ऑल्टरेशन कर रहे हैं, उसके किसी बॉडी पार्ट्स में ऑल्टरेशन कर रहे हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ कर ले रहे हैं। किस चीज़ के लिए, ताकि हमें कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिल सके। तो उस चीज़ को, उस हर एक चीज़ को हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो चीज़ें आती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम हर वो चीज़ इंक्लूड करेंगे। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम हर वो चीज़ इंक्लूड करेंगे जहाँ पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में कोई ऑल्टरेशंस कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके फिनोटाइप में चेंज आ रहा है। ठीक है, हमने डीएनए में, आरएनए में चेंज किया जिसकी वजह से वो फिनोटाइप में उसके सामने दिख रहा है, वो अपीयरेंस में दिख रहा है, या उस तरीके का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। बायो प्रोसेस मतलब देखो नाम से समझ में आ रहा है, बायो से रिलेटेड कुछ प्रोसेस में हम यहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग, कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो प्रोसेस इंजीनियरिंग जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हम उन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जहाँ पर हम एक स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करें। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी में जब हम फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं तो वहाँ लैब में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, सिमिलर कंडीशन होना चाहिए जैसे यूट्रस में होता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब में होता है। हमको वैसा कंडीशन मेंटेन करके रखना है ताकि वहाँ फर्टिलाइजेशन प्रमोट हो सके, वहाँ पर कुछ सेल्स में डिवीजन हो सके जाइगोट के बाद। ठीक है, तो हमको वैसे कंडीशंस देने हैं कि वहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। फिर अगर हमें मान लेते हैं कुछ अमाउंट ऑफ सेल्स हमने ग्रो किए, कुछ बैक्टीरिया हमने ग्रो कर लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके, कुछ हमने न्यू कॉम्बिनेशन बनाए, उन्हें हमें ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन के लिए हमने कुछ जेनेटिक चेंजेस किए कुछ बैक्टीरिया में। अब हमें अगर इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो उन बैक्टीरिया को हमें ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करना होगा। तो जिस प्रोसेस को इंक्लूड करके हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, वो सब कुछ आता है इसमें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। ओके, चल मूविंग ऑन। नेक्स्ट हम आते हैं कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहाँ पर बनाया गया या यूज़ हुआ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब हम जो ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए में कुछ चेंज कर रहे हैं, नया कॉम्बिनेशन लेकर आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले बनाया गया बाय दो साइंटिस्ट ने बनाया, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जो एक बैक्टीरिया होता है उसमें एक तरीके का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाया जाता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सर्कुलर प्लाज्मिड्स होते हैं। उनके पास बैक्टीरिया है, न्यूक्लियस नहीं होगा लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। एक तो इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो तो है, प्लस इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है मोस्टली बैक्टीरिया में पाया जाता है लेकिन हर एक बैक्टीरिया में मिले ये गारंटी नहीं है, बट साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में था। अब इसके प्लाज्मिड के पास इनको मिला एक तरीके का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन।
ठीक है, एक तरीके का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मान लेते हैं यहाँ पर था। इन्होंने क्या किया, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को उठा के इकोलाई में ट्रांसफर किया। क्यों किया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन करता क्या है? एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन। एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं तब जब हम बीमार पड़ रहे हैं, हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी होता है, हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। किस लिए? ताकि उस बैक्टीरिया को मारा जा सके। तो एंटीबायोटिक, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ। तो अगेंस्ट लाइफ किसके लिए है? बैक्टीरिया के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए प्रो लाइफ हो जाता है, हमें बचाता है, बट बैक्टीरिया को मारेगा। तो दैट इज वाई एंटीबायोटिक जो है वो अगेंस्ट बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो अगर हम एक डाउट में रहते बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, हमें एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अगर इनके पास है तो वो उसको रेजिस्ट कर देंगे। हमने जिस एंटीबायोटिक को दिया है कि वो बैक्टीरिया मर जाए, वो उस पर नहीं असर करेगा। तो इसलिए साल्मोनेला टाइफिमोरियम, अगर ये मान लेते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ ए नाम का है, व्हाटएवर नाम हमने ए रख दिया। अब इस ए एंटीबायोटिक से ये प्रोटेक्शन दिलवाएगा। ठीक है, हमने क्या किया कि सेम ए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हमें इकोलाई में ट्रांसफर करना था, मतलब इन दोनों साइंटिस्ट को, क्योंकि इकोलाई के पास पहले से ऐसी कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं थी। इन्होंने क्या किया, यहाँ से इसे कट किया और उसके बाद इकोलाई में ट्रांसफर कर दिया थ्रू अ वेक्टर। वेक्टर कोई सा भी दूसरा प्लाज्मिड को हम दूसरे जगह से प्लाज्मिड निकालेंगे, वहाँ पर हमने इससे इस तरीके से प्लाज्मिड में वेक्टर में कट लगाया, वहाँ ये वाले जीन ऐड किया और इसे हमने भेज दिया यहाँ पर। तो ई कोलाई के पास अब जब ये प्लाज्मिड आ चुका है तो ई कोलाई के पास भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आ गई है। तो इसे अब हम कहेंगे कि ई कोलाई के डीएनए में कुछ हमने नए कॉम्बिनेशंस बना दिए, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, सबसे पहली बार स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने किया। चलो अब हम सीखते हैं कि अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करना है या हमें एक नया कॉम्बिनेशन बनाना है, हमें बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करना है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं, ट्रेडिशनल में तो हमने जैसे दही जमा लिया, उसमें कुछ टूल्स वगैरह नहीं चाहिए होते हैं, वो घर पे किया जा सकता है। बट अगर हमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसे हमने अभी ट्रांसफ़र किया साल्मोनेला टाइफी से ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जी, ऐसे कोई भी हमें बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करने, ऐसे टेक्नोलॉजीज मेथड्स यूज़ करने, तो कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है, कुछ केमिकल्स रिक्वायर्ड है। उन केमिकल्स को हम बोलते हैं टूल्स। ठीक है, जैसे अगर हमें कुछ बनाना होता है, जैसे अगर हमें कार रिपेयर करना है तो कुछ टूल्स चाहिए होते हैं वहाँ पर। अब उसी तरीके से जब हम यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें कुछ टूल्स चाहिए। तो टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सबसे पहला आता है हमारा टूल नंबर 1, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नाउ व्हाट इज दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? ठीक है, टूल हमारा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते क्या है और कहाँ पाए जाते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। बैक्टीरिया क्यों बनाते हैं? बैक्टीरिया जो है अपने आप को बैक्टीरियोफेज मतलब वायरसेस से बचने के लिए ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं वो जब वायरस या बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल आएगा उनमें कट लगाएंगे, पर अपने डीएनए में एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे। तो इन्होंने दो काम किया। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो बैक्टीरिया बना रहे हैं, तो बैक्टीरिया किस लिए बना रहे हैं? एक तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को कट कर देंगे और अपने वाले को बचा लेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हमने आइसोलेट किया था ई कोलाई से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हमने देखा कि ये दो काम कर रहे हैं। एक तो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं डीएनए पे, अपने डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए पे, ताकि वो खुद के डीएनए को कट ना लगाए। पर अगर वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए जो भी आया है उसमें वो कट लगा रहे हैं। हमें यहाँ क्या फ़ायदा मिला कि हमें एक ऐसा एंजाइम मिल गया जो कि कट लगा सकता है डीएनए में। तो हमने क्या बोला इसे? मॉलिक्यूलर सिजर। ठीक है, हमने इसे बोला दिस इज अ मॉलिक्यूलर सिजर। कैंची की तरह काम करता है कट लगाने का। अब सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला गया था दैट इज HindII नाम दिया गया। बैक्टीरिया का नाम नहीं है HindII। HindII रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है जो सबसे पहले आइसोलेट किया गया। ठीक है, और भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए गए। तो अभी तक हमने टोटल 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए हैं आउट ऑफ 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है,
अब इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कैसे पता कि हमें कहाँ काम करना है? कोई एक लोकेशन होगा, जैसे हम अगर जा रहे हैं किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, तो हमें कैसे पता हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस रूम में जाना है, किस बेंच पर बैठना है, हमें कौन से ऑफिस में, कौन से रूम में जाके क्या काम करना है? तो इन्हें भी नहीं पता है। तो इस चीज़ के लिए होते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो साइट होते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं। और ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होते हैं? सिंपल, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स होते हैं वही होते हैं, 6 to 8 बेस पेयर्स लॉन्ग ये होते हैं यूजुअली। अब ये रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस जो होते हैं ये पैलिंड्रोमिक होते हैं ना। व्हाट डू वी मीन बाय पैलिंड्रोमिक? मतलब अगर हम इधर से पढ़े लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है, किधर से भी हम पढ़े सेम पढ़ने में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है मलयालम, राइट? तो मलयालम जो वर्ड है, हम इस डायरेक्शन में पढ़े तो भी हम मलयालम पढ़ेंगे, अगर यहाँ से पढ़ना हम शुरू करें तो भी ये मलयालम ही पढ़ने में आएगा। ओके, तो मलयालम इज अ पैलिंड्रोम। इसी तरीके से दूसरा पैलिंड्रोम हो सकता है मॉम। तो मॉम को हम इस डायरेक्शन से पढ़े तो भी हम मॉम पढ़ेंगे, इस डायरेक्शन से पढ़े तो भी हम मॉम पढ़ेंगे। एक और पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल हो सकता है वाओ, दोनों डायरेक्शन से सेम पढ़ने में आएगा। तो ऐसे वर्ड्स जिनको दोनों किसी भी डायरेक्शन से पढ़े वो सेम पढ़ने में आएंगे, उन्हें हम कहते हैं पैलिंड्रोम। और ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं ये पैलिंड्रोमिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दैट इज EcoR1। EcoR1 के लिए जो रिकॉग्निशन साइट है ये है, दिस इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर EcoR1, GAATTC। ठीक है, अब हमें यहाँ डायरेक्शन फिक्स करना है कि हम दोनों स्ट्रैंड्स में या तो 5' to 3' पढ़ेंगे या तो 3' to 5' पढ़ेंगे। अब अगर हम फिक्स करते हैं जैसे 5' to 3', तो 5' to 3' जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी GAATTC पढ़ रहे हैं, और जब 5' to 3' इस डायरेक्शन में आ रहा है तो भी GAATTC पढ़ रहे हैं, राइट? अगर हम 3' to 5' पढ़ने जाएंगे तो CTTAAG, यहाँ से 3' तो CTTAAG। डायरेक्शन फिक्स्ड होना चाहिए, बाकी दोनों स्ट्रैंड में उसी डायरेक्शन में दोनों साइड से सेम पढ़ने में आएगा। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम। ठीक है, अब EcoR1 के लिए हमें सीक्वेंस मिल गया। अब EcoR1 जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम दिया है वो कैसे किया? तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि नॉमेनक्लेचर जो इसका हुआ है वो किस तरीके से, क्या लॉजिक है, कैसे हमने नाम दे दिया EcoR1, कैसे हमने नाम दे दिया Hind2। ठीक है, Hind2 आया है एक बैक्टीरिया से, दैट इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। कैसे पता चला हमें, वही हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास EcoR1 है, तो जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसका पहला अल्फ़ाबेट जो आता है वो आता है उसके जीनस से। तो यहाँ पर ई जो वर्ड आया, ई जो अल्फ़ाबेट आया है वो आया है इस्चेरेरिया से। इस्चेरेरिया इज अ जीनस। अगला जो 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आते हैं उसके स्पीशीज़ से, दैट इज कोलाई। तो हमारे पास कौन से बैक्टीरिया से आया ये? इस्चेरेरिया कोलाई। सिमिलरली यहाँ पर H जो आया है वो आया है हेमोफिलस, और IN जो आया है वो आया है इन्फ्लुएंजी। ठीक है, अब अगला आते हैं, अगला अल्फ़ाबेट जो है दैट इज R, ये बताता है बैक्टीरिया का स्ट्रेन। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन था दैट वाज RY स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है। ओके, मतलब वेराइटीज़, जैसे प्लांट्स में वेराइटीज़ होते हैं तो यहाँ पर बैक्टीरिया में स्ट्रेन्स होते हैं। अब ये जो रोमन नंबर में 1 लिखा है इसका मतलब होता है 13 से आया है, तो हमने बस 1 को लेकर रोमन में लिख दिया। अब ये 13 क्या है? 13 वो नंबर है जिस सीक्वेंस में इस एंजाइम को इस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, इसके पहले 12 और एंजाइम्स आइसोलेट हो चुके हैं इस बैक्टीरिया से, पर जो 13th नंबर वाला एंजाइम आइसोलेट हुआ है वो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, तो इसलिए हमने नाम इस तरीके से दिया है। ओके, चलो एक और हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है SMA1। नाउ इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस C, ये है इसका रिकॉग्निशन साइट CCCGGG, ये भी एक पैलिंड्रोम है। अब क्या होता है, हमने बोला कि रिकॉग्निशन साइट वो साइट होते हैं जहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है? DNA में कट लगाने का। तो कट ये कहाँ पर लगाएंगे? इतने सारे, हर जगह तो कट नहीं लगाएंगे ना, कट इनको एक स्पेसिफिक पोजीशन पर ही लगाना है। हमें पता है, हमने एक ऑफिस में एंटर किया, बिल्डिंग में एंटर किया, बिल्डिंग में मल्टीपल रूम्स है, उस मल्टीपल रूम में हमें किस रूम में जाना है वो हमें तो चलो पता चलेगा रिकॉग्निशन। उस रूम में हमें किस बेंच पर बैठना है, किस क्यूबिकल में जाना है,
ये हमें एग्जैक्टली यहाँ से पता चल रहा है कि अब जैसे ये रिकॉग्निशन साइट है तो यहाँ पर जो कट लगता है G और A के बीच में लगता है, और यहाँ पे जो कट लगेगा C एंड G के बीच में लगता है। ठीक है, अब इस कट के वजह से क्या होता है, दो तरीके के एंड्स बन सकते हैं। हमने देखा यहाँ पर जब कट लग रहा है तो ये एक अलग एंड बन गया, यहाँ पर इस तरीके से कट लग चुका है। ठीक है, तो ये इस तरीके के जब कट लगता है तो हम बोलते हैं यहाँ स्टिकी एंड्स बने हैं, जो बाद में कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के बाद में जुड़ सकते हैं, तो ये स्टिकी एंड्स कहलाते हैं। पर जब हमने यहाँ पर कट लगाया तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये ब्लंट एंड्स बने हैं, इनमें कोई ऐसा शार्पनेस नहीं दिख रहा है, हम क्या बोलेंगे, ब्लंट एंड्स है। ठीक है, तो दो तरीके के एंड्स बन सकते हैं हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, या तो स्टिकी एंड इस तरीके से बन सकता है, या तो ब्लंट एंड इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, चलो अगला मूव ऑन करते हैं। जैसे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पर बताया गया कैसे हमने यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ किया। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम पढ़ रहे थे, व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब वैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि बीच में कट लगाएंगे, एंडो, ठीक है, बीच में, और रिस्ट्रिक्शन एक्सो मतलब वो एंड्स में कट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम एक वेक्टर लेंगे और एक फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए मतलब जैसे हमने साल्मोनेला टाइफी में से जो प्लाज्मिड था उसमें से हमें अपना रेजिस्टेंट जीन निकालना था, वो हमारा हो गया फॉरेन डीएनए। जब हमने यहाँ पर ये वेक्टर लिया, दूसरा वेक्टर मतलब कैरियर, ठीक है, यहाँ से तो हमने कट कर लिया, कोई तो चाहिए जिसके ऊपर हम इसे रख कर यहाँ पहुँचाए, तो वो जो कैरियर है दिस इज वेक्टर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट लगाया, सेम वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो वेक्टर था वहाँ पर कट लगाना ज़रूरी था, तभी ये इसमें और इसमें जो एंड्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बाद में जोड़ सकेंगे। तो वही यहाँ पर किया गया है कि हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से फॉरेन डीएनए को भी कट किया है और वेक्टर डीएनए को भी कट किया, ताकि बाद में जोड़ सके। जैसे यहाँ पर हमने G और A के बीच में कट लगाया, यहाँ पर भी G और A के बीच में ही कट लग रहा है, इको R1। ठीक है, अब कट लगा दिया, इस तरीके के स्टिकी एंड्स बन गए दोनों साइड। जब अब हमने ज्वाइन किया तो यहाँ पर ये ज्वाइन हो गए। अगर हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं यूज़ किया होता तो ये ज्वाइन नहीं होते, क्योंकि एंड्स अलग अलग होते। तो इस वजह से दोनों में, वेक्टर डीएनए के लिए और फॉरेन डीएनए के लिए, हमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाना है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर। कट लगाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर कट लगा लिया। अब ये जो जॉइनिंग का प्रोसेस है वहाँ पर लाइगेजेस आते हैं। व्हाट इज लाइगेज, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हमने बोला मॉलिक्यूलर सिजर, तो लाइगेज इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू। लाइगेज इज द मॉलिक्यूलर ग्लू, मतलब ये फेविकॉल का काम कर रहा है, जॉइनिंग का काम कर रहा है। हमने ज्वाइन कर दिया, हमने भेज दिया अपने इकोलाई में, जो हमने साल्मोनेला टाइफीमुरियम से उठाया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, वेक्टर में उसे ऐड किया, वेक्टर को भेज दिया इकोलाई में। अब यहाँ पर जैसे हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, जब हमने उसे भेज दिया इकोलाई में, सेलेक्ट करना होगा कि क्या वो गया है या नहीं गया है। ठीक है, वो सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इकोलाई को आगे और डिवाइड किया। ठीक है, मल्टीपल, जैसे हमने यहाँ पर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र किया, अगर हमें उसके प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करवाएंगे बड़े बड़े टैंक्स में, बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमने क्या किया, अब हम करेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। हमने क्या किया था, वहाँ कट लगा लिया, ठीक है, हमने कट कर लिया, अब उसे सेपरेट भी तो करना होगा। हमने जो यहाँ पर ये हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, हमने कट कर लिया। अब इसके बाद ये तो कट लग चुका है, एक डीएनए फ्रैगमेंट हमारा ये बन चुका है, एक डीएनए फ्रैगमेंट हमारा ये बन चुका है। इसे आइसोलेट, अलग अलग तो करना होगा हमें। अलग अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेल्स बने होते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 वेल्स बने होते हैं। इनमें हम डीएनए फ्रैगमेंट, ये जो मिक्सचर होता है, इसे लोड करते हैं। इनको हम कलर कर देते हैं, स्टेन करते हैं विथ इथीडियम ब्रोमाइड। क्यों, क्योंकि हमें ऐसे तो नॉर्मली आई से दिखेंगे नहीं, तो इथीडियम ब्रोमाइड से हमें स्टेन कर देते हैं। अब जब हम इन्हें स्टेन करेंगे और यहाँ पर हम लगाते हैं
वोल्टेज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या जानते हैं, डीएनए होता है हमारा कैसा, नेगेटिवली चार्ज। डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। तो अगर हम यहाँ पर इस साइड पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो ही ये डीएनए का मूवमेंट इस साइड होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो डीएनए एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इधर पॉजिटिव एंड बना दिए, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ही ये आगे मूव करेगा और हमें आगे मूव करके इसे सेपरेट करवाना। हमें पता है कि यहाँ पर इस लेंथ का डीएनए आएगा, यहाँ पर इस लेंथ का डीएनए आएगा, इस जगह पर आगे इस तरीके से अलग अलग लेंथ के डीएनए आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और इधर नेगेटिव टर्मिनल। सो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, एनोड, और इसे हम कहेंगे कैथोड, राइट। अब ये चार्ज के वजह से मूव कर रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पे मूव करता है, जितना छोटा डीएनए फ्रैगमेंट वो उतना आगे जाएगा। सीविंग इफेक्ट कहते हैं। जो जेल हमने यहाँ यूज किया, दिस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल हमने यूज किया है, दैट इज द अगारोज जेल। अगारोज एक सीवीड से निकाला जाता है। अगारोज को क्या किया जाता है, उसे गर्म, थोड़ा वार्म किया जाता है, पानी गर्म करके उसे मिलाया जाता है। जब वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो गया, हम इसे पोर कर देते हैं। ये जेली लाइक कुछ आधे एक घंटे में ये कुछ जेली लाइक बन जाता है, ठीक है। अब उस जेली में इस तरीके से सीव्स होते हैं, छन्नी की तरह होता है, इस तरीके का होता है। हमें इतने माइन्यूट पोर्स होते हैं कि हमें नॉर्मली आई से नहीं दिखेगा, पर ये छन्नी की तरह होता है इसमें पूरा। और इस छन्नी के थ्रू हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स पास करेंगे। तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे जल्दी और सबसे आगे जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो पीछे की तरफ रह जाएगा, ठीक है। इसी बेसिस पर, साइज के बेसिस पर ये मूव होते हैं और अलग अलग होते हैं। और फिर हमें जब पता है कि इस लेंथ के डीएनए का हमें चाहिए, हमने यहाँ पर अपना देख लिया कि इस लेंथ का डीएनए यहाँ तक पहुँच चुका होता है, ये हमें पता होता है, फिर हम इसे कट करके निकाल लेते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इल्यूशन। इल्यूशन मतलब हमने यहाँ से जेल में से एक्सट्रैक्ट कर लिया अपना डीएनए पीस, कट करके निकाल लिया, ठीक है। चलो अगले स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं। अब आ जाते हैं, हमने कट करके आइसोलेट कर दिया। अब हमें चाहिए वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। अगर वो सारे सेटिस्फाई हो रहे तो ही हम उसे यूज़ करेंगे एज अ वेक्टर, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहला क्या फीचर होना ही चाहिए, ओरी। ओरी मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब वो पार्ट या ऐसा कुछ जिससे कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। जैसे हमें यहाँ पर PBr322 एक वेक्टर है जो हमने बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल है, उसमें यहाँ पर ओरी है। ओरी मतलब यहाँ से रेप्लिकेशन, ये पॉइंट है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाएगा। अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं होता है तो आगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं चलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। वो डीएनए फ्रैगमेंट पड़ा रहेगा वहाँ पर होस्ट में, कुछ भी नहीं होने वाला उसका मेन पर्पस हमें रेप्लिकेशन कराना ही होगा। रेप्लिकेशन कराएंगे, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आगे जो भी चीज़ें प्रोसेस चलेंगी वो पहले रेप्लिकेशन होना ही चाहिए, तभी जितने कॉपी नंबर हम बना पाएंगे उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट कराने के लिए ओरी होना चाहिए। दूसरा, एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब जिससे हम पता लगा सके कि क्या हमारा जो वेक्टर है वो एक्चुअली में रिकॉम्बिनेंट बना है, वो एक्चुअली में पहुंचा है हमारे होस्ट में या नहीं, वो भी पता लगाना होगा हमें। प्लस क्लोनिंग साइट। अब देखो, जैसे यहाँ पर इस वेक्टर में, यहाँ पर ये जो वेक्टर हमने बनाया है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये पार्ट जो है, दिस पार्ट में ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं इस पार्ट की वजह से, जिसकी वजह से एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, जिस भी होस्ट में ये प्रेजेंट होगा। यहाँ वाला पार्ट टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हमने क्या किया, इसे एज इट इज़ भेज दिया होस्ट में। जैसे होस्ट हमारा मान लेते इकोलाई ही है, हमने इसे एज इट इज़ भेज दिया इकोलाई में। इकोलाई के पास यूजुअली ऐसे कोई भी एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल किसी के रेजिस्टेंट जीन नहीं होते हैं, ठीक है। कैनामाइसिन, ये सब रेजिस्टेंट जीन इकोलाई में पहले से नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इजी हो गया, हमने इसे पूरा का पूरा भेज दिया। अब हम उसके मीडियम में एम्पिसिलिन डालेंगे जहाँ वो ग्रो कर रहा है। हमें पता है कि अगर ये पहुँच चुका है इकोलाई में तो एम्पिसिलिन से बच जाना चाहिए, और अगर ये नहीं पहुँचा है तो वो इकोलाई मर जाएंगे।
सिमिलरली टेट्रासाइक्लिन से भी बचना चाहिए अगर हमने टेट्रासाइक्लिन डाल दिया मीडियम में, ग्रोथ मीडियम में, और अगर टेट्रासाइक्लिन अगर ये वेक्टर नहीं पहुंचा है तो टेट्रासाइक्लिन से भी वो नहीं बच पाएंगे, इकोलाई मर जाएंगे। तो ये एक तरीके का हमारे पास एक तरीके का इंडिकेशन हो सकता है, मार्कर हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इस जगह पर अपना डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बाम H1 के लिए है, साल1 के लिए, तो हम ये दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे। यहाँ पर या तो बाम H1 के लिए यूज़ करेंगे, यहाँ कट लगाएगा, साल1 के लिए यूज़ करेंगे, यहाँ कट लगाएगा। सेम हम अपने फॉरेन DNA जो हमारा डिजायर्ड DNA होगा वहाँ पर कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर देंगे लाइगेज की हेल्प से। अगर हमारा जो डिजायर्ड DNA फ्रैगमेंट है वो यहाँ पर हमने ज्वाइन करना जो चाहा वो हो गया है, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डिस्टर्ब हो चुका है, कट लग चुका है, उसमें बीच में ब्लॉक हो चुका है। तो अब ये क्या टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर पाएगा, क्या ये ऐसे प्रोटीन बना पाएगा जो कि टेट्रासाइक्लिन से इसको बचा सके? नहीं, क्योंकि हमने कट लगा के कुछ और ऐड कर दिया, तो वहाँ पर ये प्रोटीन जो है वो पूरा नहीं बन पाएगा, डिस्टर्ब हो गया पूरा सीक्वेंस। तो अब अगर हम इसे भेजते हैं अपने होस्ट में तो एम्पिसिलिन से तो बच जाएगा बट टेट्रासाइक्लिन से नहीं बचेगा। यही इंडिकेशन है कि सक्सेसफुली हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो इसमें लाइगेट भी हो चुका है, प्लस ये होस्ट में भी पहुंच चुका है। ठीक है, 3 कंडीशंस हो सकते हैं। हमने जब होस्ट में ऐड किया, होस्ट हमारा मान लेते हैं इकोलाई ही था, 3 कंडीशंस हो सकते हैं। या तो ये PBR322, ठीक है, हम क्या चाह रहे थे, अपना कोई सा भी डिजायर्ड जीन चाह रहे थे, वो यहाँ पर हमने या तो बाम H1 या तो साल1 यूज़ करके हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हमने इनएक्टिवेट कर दिया है। अब 3 कंडीशंस, या तो ये PBR जो है ये वेक्टर पहुँचा ही नहीं है इकोलाई में, ठीक है, तो जब पहुँचा ही नहीं है तो ये एम्पिसिलिन में भी सर्वाइव नहीं करेगा और ये टेट्रासाइक्लिन में भी सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि ये पहुँचा ही नहीं है। दूसरा कंडीशन, ये पहुँच गया है लेकिन इसमें हमारे डिजायर्ड जीन जो है वो नहीं गया है, इसका मतलब ये एम्पिसिलिन में भी सर्वाइव कर जाएगा और टेट्रासाइक्लिन में भी सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि ये वेक्टर पहुँच चुका है, इसके दोनों रेजिस्टेंट जीन काम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या चाह रहे थे, टेट्रासाइक्लिन काम ना करे। अब अगर थर्ड केस हमने जो चाहा वो हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, एम्पिसिलिन वाला जो है रेजिस्टेंट जीन वो तो अच्छे से काम कर रहा है और हमने यहाँ पर क्या किया था, अपना डिजायर्ड DNA प्रोडक्ट इंसर्ट किया था, तो एम्पिसिलिन वाला तो काम कर रहा है, तो मतलब एम्पिसिलिन के तो रेजिस्टेंट है। हमने जब एम्पिसिलिन डाला मीडियम में तो ये बच गया, पर टेट्रासाइक्लिन जब हमने डाला तो इकोलाई की डेथ हो गई, पर हमें चाहिए तो यही, तो हमने क्या किया, हमें चाहिए यही लेकिन टेट्रासाइक्लिन डालने पर डेथ हो गई, फिर हम कैसे इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? अब क्या किया, इसके लिए हमने बनाया रेप्लिका प्लेट। ठीक है, रेप्लिका प्लेट मतलब हम क्या कर रहे थे, जैसे इस प्लेट में हम ग्रो करवा रहे हैं अपने बैक्टीरिया कौन से, इकोलाई, मल्टीपल कॉलोनीज में ये ग्रो कर रहे हैं, कॉलोनीज में ग्रो करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, ग्रुप में ग्रो करेंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं 3 कॉलोनीज है इस तरीके से, कॉलोनी नंबर A, कॉलोनी नंबर B, कॉलोनी नंबर C। जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन नंबर A, कंडीशन नंबर B, कंडीशन नंबर C लिख दिया। अब कॉलोनी नंबर जो A है ये हमने एम्पिसिलिन डाला एक बार मीडियम में तो भी मर गए, टेट्रासाइक्लिन डाला तो भी मर गए, तो ये तो हमें वैसे भी चाहिए ही नहीं। ठीक है, कॉलोनी नंबर B भी हमें नहीं चाहिए, पर क्या हुआ, जब हमने एम्पिसिलिन डाला था तो भी ये सर्वाइव कर गए, टेट्रासाइक्लिन में भी ये सर्वाइव कर गए थे, पर हमें ये भी नहीं चाहिए। कॉलोनी नंबर C हमें चाहिए लेकिन जब हमने एम्पिसिलिन डाला तब तो ये सर्वाइव कर गए, टेट्रासाइक्लिन में ये मर गए हैं। अब चाहिए तो हमें यही, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो यही है, पर ये तो मर चुके हैं टेट्रासाइक्लिन में। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले हमने एग्जैक्टली इस तरीके से इसका एक रेप्लिका बना लिया, एक फोटोकॉपी बना ली। मतलब ये हमारे पास 1, 2, 3 कॉलोनीज थे, हमने एक और ऐसा ही प्लेट इसके ऊपर इस तरीके से टच किया और हमने साइड में रख दिया। अब यहाँ पर भी सेम तरीके से, यहाँ पर जो C कॉलोनी है यहाँ पर भी C कॉलोनी ग्रो कर रहे हैं। एक प्लेट में हमने टेस्ट कर लिया, दूसरा हमारे पास रेप्लिका प्लेट यहाँ पर ऑलरेडी तैयार है जिसमें हमने कोई मीडिया नहीं डाला है। ठीक है, कोई मीडिया हमने नहीं डाला है, नॉर्मल ग्रोथ मीडिया चल रहा है। तो हमें क्या पता, ये वाले कॉलोनीज हमें नहीं चाहिए, ये वाले कॉलोनीज हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाले कॉलोनीज। तो यहाँ पर हमें पता है ये चाहिए, तो हम रेप्लिका प्लेट से उठाकर इस कॉलोनी को आगे ग्रो करवाएंगे। समझ में आया? तो इसे कहते हैं रेप्लिका प्लेट मेथड।
अब इसमें बहुत हैसल है, एक बार एम्पिसिलिन डालो फिर टेट्रासाइक्लिन डालो तो इतना तामझाम होता है। इससे बचने के लिए एक और तरीका अपनाया गया, दैट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या होता है ऑफ अ जीन, इसमें क्या होता है, जैसे एक लैक जेड जीन, ठीक है, लैक जेड जीन है, लैक जेड जीन एक प्रोडक्ट, एक एंजाइम बनाता है दैट इज कॉल्ड द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम एक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में, जब एक सबस्ट्रेट हम देते हैं और ये एंजाइम है, तो वहाँ पर इस सबस्ट्रेट को यूज़ करके वो कुछ ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ब्लू कलर बनाएगा। तो अगर हमने क्या किया, जो हमारा लैक जेड जीन था, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर था लैक, इस एरिया में हमारे पास लैक जेड जीन था, हमने यहाँ पर अपना डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट ऐड कर दिया इस एरिया में, क्या हो गया, लैक जेड जीन डिस्टर्ब, काम क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना, तो अब ये बना पाएगा नहीं। तो क्या अब ये सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में ब्लू कलर दे पाएगा, नहीं, अब ये देगा वाइट कलर या कलरलेस। तो इसका मतलब हमारा काम हो गया है। तो इतने तामझाम हमने नहीं किए, हमने अपना काम किया कि हमने यहाँ पर अपने डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट डाले, पर हमें अब चेक भी तो करना है कि क्या हमारा काम सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। चेक करने का सिंपल मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, बस सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, सबस्ट्रेट ऐड करने पर अगर ब्लू कलर आया इसका मतलब हमारा काम नहीं हुआ है, पर अगर ब्लू कलर नहीं आया, कलरलेस रह गया, इसका मतलब हमने सक्सेसफुली अपना काम एग्जीक्यूट कर लिया, हमारा काम हो चुका है। ठीक है, सिंपल, दिस इज अ सिंपल मेथड, ये थोड़ा हैसल वाला, थोड़ा तामझाम वाला मेथड है। ओके, अब हम आ जाते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग इन प्लांट और एनिमल। अब जब भी वेक्टर्स की हम बात करते हैं तो वेक्टर एक टाइप का कैरियर होता है। जैसे हमें कोई सा भी सामान ट्रांसपोर्ट करना है या हमें ट्रैवल करना है, तो या तो हम बस यूज़ कर सकते हैं, कार यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन, प्लेन, शिप, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ जाना है और कितना बड़ा मटेरियल ट्रांसफ़र करना है, वेक्टर्स या व्हीकल चेंज होंगे। अगर हमें एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ही जाना है तो या तो वाटरवेज या तो एरोप्लेन। अगर कुछ सामान ऐसा है जो एरोप्लेन में नहीं जा सकता तो वो शिप में जाएगा। अगर हमें बहुत फास्ट जाना है तो एरोप्लेन, स्लो जाना है तो शिप। अगर हमें थोड़े डिस्टेंस पे जाना है तो हम साइकिल ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं। अगर हमें थोड़े लंबे डिस्टेंस पे जाना है तो हम ट्रेन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन कहाँ जाना है, किधर ट्रांसफर, होस्ट कौन सा होगा, किस जगह पर जाना है और कितने बड़े डीएनए फ्रैगमेंट को ट्रांसफ़र करना है, उस हिसाब से हमारे पास वेक्टर्स चेंज होते हैं। जैसे अगर हमें प्लांट में यूज़ करना है डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेशन अगर हमें करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्लांट में यूज़ करना है, तो प्लांट के लिए सबसे बेस्ट होता है टीआई प्लाज्मिड, जो कि होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस में। ठीक है, ये एक टाइप का पैथोजेन है जो कि प्लांट को, यूजुअली इट इज द पैथोजेन ऑफ डाइकॉट्स। ठीक है, पैथोजेन ऑफ डाइकॉट्स, ये डाइकॉट प्लांट को इफेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है उनमें। अब हमने क्या किया, इस ही बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को हमने क्या किया, यहाँ पर इसका जो जीन पार्ट था जो कि एक्चुअली में ट्यूमर कॉज करवाता था प्लांट में, वहाँ पर हमने अपने डिजायर्ड जीन को ऐड कर दिया। तो क्या ये अब ट्यूमर कॉज करवाएगा? नहीं, ये इन्फेक्ट अभी भी करेगा, इसका नेचुरल मेथड है, इन्फेक्ट कर रहा है, पर वहाँ पर ये ट्यूमर कॉज नहीं करवाएगा। तो हमारा काम हो गया, तो हमें बस वही करना है। तो प्लांट में सबसे इजी मेथड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस का टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज कर लो। एनिमल में ये सेम काम करता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का एक एग्जांपल होता है एचआईवी वायरस। ठीक है, एचआईवी वायरस एक एग्जांपल ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस हम उन्हें कहते हैं जिनमें एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, ये उल्टा चल रहा है, रेट्रो चल रहे हैं। तो आरएनए से बाद में होस्ट में जाके डीएनए बनाते हैं। नॉर्मली हम सेंट्रल डॉग्मा में क्या पढ़ते हैं, सेंट्रल डॉग्मा में नॉर्मली हमारे पास डीएनए से आरएनए बनता है, पर हम यहाँ उल्टा चल रहे हैं, ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं रेट्रोवायरसेस। एक एग्जाम्पल है एचआईवी। हमने क्या किया, रेट्रोवायरस के हमने यहाँ आरएनए था, अब इस आरएनए में हमने अपना डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट ऐड कर दिया।
ये इन्फेक्शन करेगा, नॉर्मल है, बिल्कुल करेगा, सेल में जाएगा, यहाँ से ये वापस से डीएनए बनाएगा, डीएनए से हमने जो यहाँ पर आरएनए में ऐड किया था अपना जेनेटिक मटेरियल, एग्जैक्टली इसे ही फॉलो करेगा और ये प्रोटीन बनाएगा हमारे डिज़ायर्ड क्वालिटी वाले, ठीक है। तो ये जाकर करना चाहेगा इन्फेक्शन, लेकिन काम हमारा करेगा। तो एनिमल्स में बेस्ट होते हैं रेट्रोवायरसेस, प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियस के टीआई प्लाज्मिड। इसी तरीके से कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर्स भी होते हैं। आर्टिफिशियल वेक्टर्स में आते हैं हमारे पास बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये बड़े बड़े जीन फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये हमने लैब में बनाए हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमने क्या किया, वेक्टर में हमने ऐड कर लिया, वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, ऐड कर लिया। अब हमें होस्ट में पहुंचाना है, मतलब ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफीमुरियम से ई कोलाई में हमें पहुंचाना है। तो उसके लिए ई कोलाई को भी तैयार होना होगा ताकि वो वेक्टर रिसीव करे, वेक्टर के साथ हमारा डिज़ायर्ड डीएनए जो फॉरेन डीएनए है वो रिसीव करे। तो उसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंस बनाना, होस्ट को कॉम्पिटेंस बनाना, ठीक है, ताकि वो एक्सेप्ट करे उसे। कैसे किया जा सकता है, या तो डाइवेलेंट कटायन, डाइवेलेंट कटायन में हम यूजुअली कैल्शियम यूज़ करते हैं, ठीक है। कैल्शियम हम ऐड करेंगे। अब कैल्शियम के साथ हमें हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। कैल्शियम हमने ऐड किया, प्लांट्स में यूजुअली करते हैं, प्लांट्स में सेल वॉल में ये पोर्स बना देगा। जब हमने कैल्शियम ऐड किया तो ये पोर्स बना देता है। अब जब पोर्स बना दिए तो वहाँ पर इजीली वेक्टर ट्रांसफ़र हो सकता है, सेल के अंदर जा सकता है। पर अब हमने एक्स्ट्रा एक और चीज़ किया कि हमने इसे दिया हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक मतलब पहले हम इसे आइस में रखेंगे, फिर हम इसे हीट देंगे अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री सेल्सियस का, फिर हमें वापस इसे आइस में रख देना है। तो इस तरीके से करने से क्या होता है, वो जो सेल है वो एक्सेप्ट कर लेता है हमारे वेक्टर को, साथ में हमारा डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को, ठीक है। पहुंच गया, हमें पहुंचाना था, पहुंच चुका है। दूसरा तरीका माइक्रो इंजेक्शन। हम क्या करेंगे, एक्चुअली सेल है हमारा, सेल में न्यूक्लियस है, इंजेक्शन के थ्रू हम इसे न्यूक्लियस में ही सीधे वेक्टर को भेज देंगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, सीधे इंजेक्शन। एक माइक्रो इंजेक्शन बहुत पतला सा होता है, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। नीडल एकदम पतला होगा जो कि न्यूक्लियस तक पहुंच सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ भेज देंगे। नेक्स्ट है बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। अब जीन गन मतलब ये बहुत हाई वेलोसिटी में इसे बॉम्बार्ड किया जाता है सेल पर। ये भी यूजुअली प्लांट्स के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ईजी नहीं होता है कि सेल वॉल के थ्रू हम किसी भी वेक्टर को पहुँचा सकें। तो यहाँ पर जो हमारा वेक्टर है उस पर गोल्ड या टंगस्टन की कोटिंग करते हैं और बहुत हाई वेलोसिटी में हम बॉम्बार्ड करते हैं ताकि ये सीधे सीधे यहाँ पर पहुँच जाए इसके न्यूक्लियस में। इसे हम कहते हैं जीन गन मेथड। गोल्ड और टंगस्टन याद रखना, इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, कि कौन से दो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जीन गन मेथड में। गोल्ड एंड टंगस्टन दोनों ही नॉन रिएक्टिव होते हैं। अब हम आ जाते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन मतलब जैसे हमने वही किया, रेट्रोवायरस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियस, क्योंकि उनका काम ही है, वो आकर न्यूक्लियस में जाएंगे ही, जेनेटिक मटेरियल को इफेक्ट करेंगे ही। तो हम क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें, हम उन्हें अपना काम करने देते हैं। हमने बस थोड़ी चालाकी दिखाई, हमने उसमें अपना डीएनए डिजायर्ड फ्रैगमेंट ऐड कर दिया, बाकी वो अपना जो नॉर्मली नेचुरल काम कर रहे थे वो न्यूक्लियस में जाएंगे, डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो डिसआर्म्ड पैथोजन से भी हम अपना होस्ट में पहुंचा सकते हैं अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, और इस तरीके से हमने अपना काम यहाँ खत्म कर लिया कि होस्ट में पहुंच चुका है, ठीक है। चलो ये सारे हमने देखे टूल्स। अब हम आ जाते हैं कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टेप्स में सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो ये ढूंढना है कि हमें कौन सा डीएनए फ्रैगमेंट हम क्या चाहिए। हमें चाहिए कि एक्चुअली में फॉरेन जो डीएनए है, जो डिज़ायर्ड डीएनए है, उसे हमें आइसोलेट करना है। हमने चूज़ कर लिया, ठीक है, ये वाला पहुंचाना है, अब उसे कट करके निकालना है। जैसे साल्मोनेला टाइफीमुरियम से हमने इस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर था, तो हमें इसे कट करना था, ठीक है। अब उसके लिए पहले हमें इसके प्लाज्मिड को तो एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब ये साल्मोनेला टाइफीमुरियम, इसके प्लाज्मिड को निकालने के लिए पहले इसका हमें ये वॉल ब्रेक करना होगा, मेम्ब्रेन ब्रेक करना होगा। तो इसी के लिए हम, जैसे बैक्टीरिया की बात अगर हम करें तो लाइसोजाइम यूज़ करते हैं उसके वॉल को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। प्लांट सेल में सेल्यूलेज यूज़ होता है सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, सेल्यूलोज का बना होता है। फंगस में काइटिनेज यूज़ करते हैं। अब एक बार हमने ये मेम्ब्रेनी वॉल ब्रेक कर लिया, फिर हम पहुंच जाएंगे उसके डीएनए, उसके न्यूक्लियस में या उसके जेनेटिक मटेरियल में। डीएनए के पास आरएनए, प्रोटीन सब कुछ होंगे।
अब वहाँ पर आरएनए हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन्स हटाने के लिए प्रोटीएस, बच क्या गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ डीएनए। उसमें हम क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल ऐड कर देंगे। चिल्ड इथेनॉल, जब हम चिल्ड इथेनॉल ऐड कर देते हैं तो इस तरीके से लम्प्स बन जाते हैं और इसे फिर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्पूलिंग। ठीक है, तो जब हम चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हैं और डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डीएनए हमारा इस तरीके से दिखेगा, तो इसे कहते हैं हम स्पूलिंग। हमने सब कुछ हटा दिया, सिर्फ डीएनए अब हमारे पास है। अब इस डीएनए का हम क्या करेंगे, इस डीएनए में मिल गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे और डीएनए को कट कर देंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पता है कि एक्चुअली कट कहाँ लगाना है, जहाँ उसका रिकॉग्निशन साइट होगा, तो हम वैसे ही वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। अब यही सेम चीज़ हमने वेक्टर के साथ भी करना है। वेक्टर में भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और हमारा जहाँ से हमें अपना डिजायर्ड जीन निकालना है वहाँ पर भी सेम। इसके बाद अलग करना है, तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने इसे अलग कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने अपना फ्रैगमेंट अलग किया है उसे हम अब एम्पलीफाई करेंगे, मतलब नंबर बढ़ाएंगे। तो एम्पलीफाई के लिए हमारे पास होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने फ्रैगमेंट निकाला, आइसोलेट किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उस पर हम करवाएंगे डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, ये सब लैब में चल रहा है, एम्पलीफिकेशन मशीन आता है। अब डीनेचुरेशन मतलब हाई टेम्परेचर पर हमने हीट देके, डीनेचुरेशन मतलब दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया। दोनों स्ट्रैंड्स को अलग क्यों किया, हमें रेप्लिकेशन करना है, हमें उसका नंबर बढ़ाना है। ठीक है, हमने दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया। फिर एनीलिंग मतलब अब हमने प्राइमर्स ऐड किए हैं दोनों, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और जब भी हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की, तो जो नया स्ट्रैंड बनता है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही बनेगा। तो जो नया स्ट्रैंड बन रहा है इस तरीके से 5' to 3' इधर, 5' to 3' इधर। ठीक है, नया स्ट्रैंड बन रहा है। अब जब हमने स्ट्रैंड बनाना है तो हमें उसका रॉ मटेरियल चाहिए, जो हमारा है न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमने यहाँ पर डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए, प्लस एक पॉलीमरेज चाहिए। तो पॉलीमरेज जो हमारा यूज होता है यहाँ पर, उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। टैक जो आया है वो आया है फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, ये एक थर्मस एक्वेटिकस एक ऑर्गेनिज्म होता है जो डीप सी में रहता है, जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है। तो उससे हमने एक्सट्रैक्ट किया है ये पॉलीमरेज, क्योंकि हम यहाँ पर सारा काम हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं। हमारे नॉर्मल बॉडी में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर चलता है, पर यहाँ पर जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पर 54 डिग्रीज पर, 70 डिग्रीज पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा बॉडी वाला एंजाइम काम नहीं करने वाला है। तो हमने ऐसे एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया जो कि एक्चुअली में उस टेम्परेचर पर काम कर सकता है, उस टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है। तो ये आता है थर्मस एक्वेटिकस से। अब हमने यहाँ पर इस तरीके से एक्सटेंशन हो गया, मतलब अब हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड से यहाँ पर एक और ये दूसरा बन चुका है। ठीक है, एक बार साइकिल चला तो 2 बन गए। इसी तरीके से हम मल्टीपल साइकिल्स चलाते हैं, तो यहाँ पर जैसे 30 साइकिल्स चला है, हमने क्या बोला, 1 बिलियन टाइम से एम्पलीफाई हो चुका है, मतलब हमारे मल्टीपल कॉपीज बन चुके हैं। ठीक है, हमने कॉपी बढ़ा लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। कॉपी बढ़ा लिया हमने, लाइगेज सब हमने लाइगेट कर चुके हैं हम। अब हम क्या करेंगे, होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे। होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया था हमने, डाइवेलेंट केटाइन यूज़ किया, बायोलिस्टिक, माइक्रो इंजेक्शन, डिसाउंड पैथोजन। ठीक है, होस्ट में हमने पहुंचा दिया। होस्ट में पहुंचाने के बाद हम उसे ग्रो करवाएंगे, चेक कर लेंगे पहले कि वो कितना होस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, उसे अब ग्रोथ करवाएंगे। जैसे हमने क्या बोला था, जो भी बैक्टीरिया के कॉलोनीज हमारे काम के थे, जो हमने या तो रेप्लिका प्लेट मेथड से या तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन से हमने चूज कर लिया, उसका हम नंबर और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें उसमें से प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो जब हम नंबर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं। अब बायोरिएक्टर्स बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, 100 लीटर्स, 1000 लीटर्स का कैपेसिटी होता है उनके पास। उनमें हम ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर पीएच प्रोवाइड करेंगे, सही टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, उनको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट देंगे ताकि वो ग्रो कर सके।
जब वो ग्रो करेंगे, हम बीच बीच में आउटपुट निकालते रहेंगे, जो भी मीडिया अगर ख़राब हो चुका है, यूज़ हो चुका है, क्योंकि बैक्टीरिया अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसे भी निकालना ज़रूरी है, फ्रेश मीडिया ऐड करना ज़रूरी है। तो सब कुछ करने के लिए यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप के हमने बायोरिएक्टर्स में अपने अपने टाइप के यहाँ पर फैसिलिटीज़ होते हैं। जैसे ये है हमारे पास सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ये जिसमें हमें क्या मिलता है, यहाँ पर पीएच कंट्रोल के लिए हमें एक जगह मिलती है, मोटर है, फोम ब्रेकर, ये कंटिन्यूअस रोटेट होते रहता है ताकि ऊपर में फोम ना बने, ठीक है, फोम ब्रेकर है, कल्चर ब्रॉथ है, देन स्टीम है, स्टरलाइजेशन के लिए, कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, अदरवाइज बैक्टीरिया वहाँ पर मरने लगेंगे, ठीक है। अब यही सब स्टेराइल एयर, तो ये सारे फैसिलिटीज़ इसमें हैं। फिर एक दूसरा टाइप का बायोरिएक्टर है, दैट इज़ कॉल्ड द स्पार्ज्ड टैंक, स्पार्ज स्टर्ड टैंक। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर ये देखो बबल्स है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, यहाँ पर ये रोटेट करते रहता है हमेशा, ठीक है, रोटेट। इनमें और इनमें दोनों में फैसिलिटीज़ थोड़ी अलग रहेंगी, काम सेम है। हमें क्या काम करवाना है, हमें ग्रोथ करवाना है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन करवाना है, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर ग्रोथ करवा लिया, प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं, उसे हम इंक्लूड करते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में। डाउन स्ट्रीमिंग मतलब एंड का काम। इसमें क्या आता है, हमने सेपरेशन कर लिया, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे हम इंसुलिन के लिए कर रहे हैं, इंसुलिन वाला हमने जीन डाल दिया है इकोलाई में, इकोलाई ग्रो करवा रहे हैं। अब इंसुलिन के साथ वो और भी मल्टीपल चीज़ें बना रहा है, तो हमें उसमें से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करना है, सेपरेट करना है, तो वो सेपरेशन आ गया, प्लस प्योरीफाई करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आती है डाउन स्ट्रीमिंग में। फिर हम और अगर इसे मार्केट करना है तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, डायरेक्ट हम ह्यूमन में यूज़ नहीं कर सकते अगर पहली बार ये बन रहा है, तो मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, अगर ये सेफ होगा फिर इसे मार्केट में उतारा जाता है एंड देन फाइनली मार्केटिंग की जाती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है कि बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर फाइनली उसे हम किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा ताकि फाइनली मार्केट में फॉर पब्लिक यूज़ आ सके। जैसे इंसुलिन अभी हमें मार्केट में मिलता है, वो इसी प्रोसेस से मिलता है। हम इंसुलिन बनवा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और फाइनली जब स्टार्टिंग में बना था क्लिनिकल ट्रायल्स हुए बहुत, उसके बाद जब हो गया कि भाई ये अब सेफ़ है, सेफ़ टू यूज़ है, सब कुछ सही है, तो फिर अब हम उसे मल्टीपल बार बनाते हैं और फिर मार्केटिंग की जाती है, और उसे नॉर्मल हम काउंटर से, मतलब नॉर्मली उसे लिया जा सकता है, जो इंसुलिन के इंजेक्शंस आते हैं वो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है वन शॉट में। एंड मैंने कोशिश किया है कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ इस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में, एंड होपफुली सबको समझ आया है। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।